हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो सेशंस जो आपको मैं अपने जो पीछे पढ़ा रखा है, उसी से रिलेटेड है। क्यों? आपको ये कि मतलब जो भी मैंने एमसीक्यू करवाया है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी देगा और साथ-साथ मैं आपको पीवाईक्यू जो है, वो आपको मैं करवाऊँगा आज, ठीक है? जैसे कि इम्पोर्टेंट ऑफ एमसीक्यूज़ क्लासेस, इसमें क्या-क्या होता है शामिल, वो आपको दिखाई देगा कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो उसका क्या महत्व है और उससे आपको क्या फ़ायदा है। देखिए आगे बढ़ते हैं आज का जो क्लास होगा आपको मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि आगे मतलब क्या-क्या है। देखिए साइंस में पीवाईक्यू है, ये आपका सिर्फ़ लिया गया है 69th का जो 69th बीपीएससी का था ना से मतलब 71 तक जो हुआ है बीपीएससी का पेपर, उसका एक फैक्ट चेक मैं आज आपके सामने पीवाईक्यू के रूप में लाया हूँ। अब देखिए कि क्या है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ध्वनि तरंगों की किस प्रकार की तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं। देखिए 69वीं बीपीएससी में आया है, पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है या विद्युत चुम्बकीय है या प्रकाशीय है। तो ये कैसे तरंगे हैं मैंने आपको साउंड के बारे में जब आप फिजिक्स वाले टॉप 25 जब जाओगे, तो उसमें आपको मैंने बता रखा है कैसा तरंग है। तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, बी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए सेकंड में है निर्वात में कौन-सी तरंगें नहीं चलती? देखिए आपको जब मैं साउंड पढ़ा रहा था, तो उसी से रिलेटेड मैंने निर्वात के बारे में भी बताया था कि निर्वात में कौन से तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो इसमें कौन सी तरंगें नहीं चल सकती हैं? इसमें जो रेडियो तरंगें होती है ना, वो सिर्फ़ चल सकती है, ना ध्वनि। ध्वनि के लिए क्या है माध्यम की ज़रूरी होता है, इसके लिए भी माध्यम और ये भूकंप के लिए भी। समझे? तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ कि किस तरीके से जो साइंस पीवाईक्यू है और मेरा जो टॉप आप 20 जो 5 का फिजिक्स का, बायोलॉजी का, ये साइंस पोर्शन का है। मैं आपको दिखाऊँगा साइंस भी लाया हूँ, हिस्ट्री भी लाया हूँ आपके लिए और आपके लिए ज्योग्राफी भी लाया हूँ। जो मैंने एमसीक्यू करवाया है उसका डिटेल वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप क्या पढ़े हैं, आप उससे क्या बेनिफिट मतलब है ये बेनिफिट या नहीं है, इसी के बारे में आया है। 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा कि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए 17वीं बीपीएससी में पूछा है, इसमें पहला क्या होगा? ए कम, ए बी अधिक, सी शून्य या डी पृथ्वी के समान। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, वो कहीं पे भी बढ़ता-घटता नहीं है, एक समान रहता है, चाहे वो चंद्रमा पर हो या चाहे पृथ्वी पर है। सिर्फ़ इसका वज़न मतलब घटता या बढ़ता है। तो हम लोग वेट पढ़े थे कि मास अपॉन क्या मास इंटू ग्रेविटी पढ़े थे हम लोग वज़न का फ़ॉर्मूला। आप याद कीजिएगा पिछले आप मेरा सेशन देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपका वोल्टेज का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये देखिए ये भी 17वीं बीपीएससी में पूछा है। ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि हाँ, कहाँ से मतलब ये आपको जो मैंने एमसीक्यू करवाया है, उसका बेनिफिट क्या है आपको? तो वोल्टेज का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वोल्टेज का मापन जो किया जाता है वो वोल्टमीटर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो 69वीं बीपीएससी में आया हुआ है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है। किसमें नहीं है? मतलब कौन-सा नहीं? उसमें रासायनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय। तो ये विद्युत धारा का जो प्रवाह कहाँ नहीं होता है, आपका प्रकाशीय में इसमें क्या होता है, प्रकाशीय प्रवाह इसका नहीं होता है। चुंबकीय प्रवाह भी होता है, रासायनिक प्रवाह भी होता है और उसमें प्रवाह भी होता है विद्युत धारा का, लेकिन ये नहीं हो ठीक है अच्छा देखिए ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बार-बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें देखिए लिख दिया है गया है, बार-बार पूछा गया है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आप जाके ये फैक्ट चेक कीजिएगा 69वीं से और 71वीं बीपीएससी का कि यही क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है? आप एक बार फैक्ट चेक कर सकते हैं आप। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तो हम लोगों को पता था, कहाँ? 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे आपका अधिक होता था। किसका? आपका जल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य रूप से कौन-सी प्रक्रिया शामिल है? देखिए ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कौन-सा? प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या अपवर्तन या प्रवर्तन प्लस आंतरिक परिवर्तन। यही होगा हमारा, जो हम लोग कल भी पढ़े थे। डी नंबर क्वेश्चन। क्यों?
जब पता है कि जब बारिश होता है, तो बारिश में जब आपका प्रकाश, सन का प्रकाश जब इंटर करता है, तो क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और यहाँ विभाजन होगा ये इसमें जब प्रकाश में, तो ये क्या कहलाता है हमारा? परावर्तन या निवर्तन जिसको बोलते हैं, वो कहलाएगा। और फिर जब इसके निचली सतह से जब ये मतलब प्रकाश जब इसका होगा बूँदे का प्रकाश का तो क्या हो जाएगा? आंतरिक परिवर्तन होता है इसमें और बाहर निकलता है तो फिर क्या होता है? अपवर्तन होता है। तभी ये क्या होता है आपका इंद्रधनुष। और सन इधर रहेगा तो इसके विपरीत दिशा में क्या होगा? इंद्रधनुष जो अर्धवृत्तीयकार होता है। ये मैंने आपको कल डिटेल में पढ़ाया हूँ। आप एक बार जाके देख सकते हैं। देखिए फिर 17वें बीपीएससी में क्या पूछा है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की किस ग्रंथि में स्रावित होता है? मतलब कहाँ स्रावित होता है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अग्नाशय जाके बायोलॉजी का टॉप 25 का जो मेरा क्लास है उसमें जाके देखिएगा। फुल डिटेल मैंने इंसुलिन के बारे में बताया हूँ, अग्नाशय के बारे में बताया हूँ आपको, यकृत के बारे में बताया हुआ है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया, थायराइड के बारे में बताया हूँ, हीमोग्लोबिन के बारे में बताया हूँ। सबके बारे में आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं आज का। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो 69वीं बीपीएससी में आया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये 69वीं बीपीएससी में हमारा पूछा गया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखिए 71वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन-सा है? तो हम लोग यहाँ पे देखें कौन-सा है हमारा? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसमें क्या होगा? हमारा सौर ऊर्जा होगा क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है, ये भी जीवाश्म ईंधन है और ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है। फॉसिल फ्यूल से ये सब प्राप्त होता है लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी मैं डिटेल से आपको पढ़ाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जाइए हमारे जो एमसीक्यू पीछे का करवाया हूँ, आप उसको देखिए। आज मैं आपके लिए सिर्फ़ ये फैक्ट्स आप चेक करने के लिए हाँ, आप लोग को ये भी भ्रम हो रहा होगा कि मतलब क्या ये सर पढ़ा रहे हैं या किस तरीके से मतलब करवा रहे हैं, हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है। इसी के तहत मैं आपको पीवाई भी क्यों करवा रहा हूँ, आपको फैक्ट चेक भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया और कल ही जो हम लोग पढ़े थे फिजिक्स का हम लोग जो करवाए हैं सेशन उसमें हम लोग बता दिए थे। कौन-सा था? ये आपका चुंबकीय प्रेरणा के ऊपर काम करता है। कौन-सा? किस पे करता है? चुंबकीय या विद्युत अपघटन या ऊष्मा या धारा वहन करने वाला? देखिए धारा वहन करने वाला चालक पर ये जो है सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत मोटर के बारे में आपका फुल डिटेल में वहाँ पे मैं बताया हूँ, तो प्लीज़ जाके आप लोग देखिए। पसीने का जो 12 नंबर क्वेश्चन पसीने का बाष्पीकरण शरीर को ठंडा क्यों करता है? इसके बारे में देखिए हम लोग बता चुके थे, कल ही बताए हैं। 69वीं बीपीएससी में पूछा है, तो इसका क्या होगा कि ऊष्मा को ये हमारा क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है। ऊष्मा छोड़ता नहीं है, ना ताप बढ़ाता है, ना दाब बढ़ाता है। ये क्या करता है? ऊष्मा अवशोषित हमारे शरीर से कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है? 71वीं बीपीएससी में। देखिए यहाँ पे जो अम्ल हो जाएगा HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सीधे इसका ये आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको अभी केमिस्ट्री का नहीं करवाया हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन देखिए साइंस से रिलेटेड था तो मैं सबको लेके आया हूँ। 71वीं बीपीएससी में पूछा गया। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो हमारा आज का 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 14th नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ये 17वीं बीपीएससी में आपको पूछी गई यह सवाल है। क्या बोलता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हम लोग जान चुके हैं ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम डिटेल आपको पढ़ा चुके हैं आपको बायोलॉजी क्लासेस में। तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसके बारे में आंसर इसका। इसका आज का साइंस का जो अंतिम क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू का 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है ये, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए कल ही हम लोग बताए थे 17 मीटर होता है और इसका जो टाइम होता है वो 1 सेकंड मिनिमम जो होना चाहिए और ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए एक से ये जो है मान लीजिए यहाँ से बोले हैं यहाँ से टकराएगा जिसमें ठोस से तो ये 17 मीटर दूरी होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए अब साइंस में तो आप लोग देख लिए तो साइंस को आप जाके एक बार चेक कीजिए, ठीक है? कि सर हाँ सही बोल रहे हैं या नहीं, जो बीपीएससी में आया है उसी के बारे में वो पढ़ाए हैं कि नहीं? ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में देखिए बार-बार जो है ना क्वेश्चन कहीं न कहीं उसी से मतलब टॉपिक से रिलेटेड
पूछा जा रहा है, वो आप और भी जो बीपीएससी या आपका जेपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आपका एईडीओ हो गया, बिहार दरोगा हो गया, आपका बिहार एसएससी हो गया, ये सब के आपके बहुत बेनिफिट करने वाले ये क्लास है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हिस्ट्री में आते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले मैंने अब एनीसेंट जो मैं पहला क्लास लाया था एमसीक्यू का, इसी से लाया था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा है? ये देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछा है तो मोहनजोदड़ो होगा। कौन-सा आंसर होगा? मोहनजोदड़ो होगा। दूसरा क्या है? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए 17वीं बीपीएससी में पूछा है, तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा भी था, काँसा भी था, सोना भी था। तभी तो इसको काँस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। सोना भी मिला था जिससे आभूषण बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैदिक काल में सभा और समिति क्या था? देखिए 71वीं बीपीएससी जो अभी हाल-फिलहाल में हुआ है, उसमें पूछा गया था। तो ये क्या था? राजनीतिक सभाएँ थी। कैसा? राजनीतिक। इसी को प्रशासनिक वाले जो हम लोग पढ़े थे प्रशासनिक संस्थाएँ हैं, यानी राजनीतिक सभाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69वीं बीपीएससी में जो पूछा गया फिर से, जो अशोक का शिलालेख मुख्यतः किस लिपि से था? देखिए अशोक का जो लिपि था ना, वो किस से था? तो आपका ब्राह्मी लिपि से था। मैंने इसके बारे में भी, शिलालेख के बारे में बताया था कि एक शिलालेख होता है, एक स्तंभ लेख होता है अशोक के बारे में, जो सारनाथ में जो आपका सारनाथ का जो अभिलेख है, वो सबसे बड़ा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख है, औरंगाबाद में जो अभिलेख है, ये सब के बारे में आपको मैं फुल डिटेल आपको पढ़ा चुका हूँ एनिसेंट हिस्ट्री में। आप चाहिएगा तो एमसीक्यू में आप देख सकते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो इसमें क्या है, 17वीं बीपीएससी में भी ये पूछा गया है। तो बिंदुसार के, अशोक के, या चंद्रगुप्त में, या देखिए चंद्रगुप्त के समय में आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। इसमें मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, और ये किसका राजदूत था? तो सेलुकस जो निकेटर था, उसका ये राजदूत था। आपको फुल डिटेल में मैंने करवा चुका हूँ पीछे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करता है आज का 6 का, जो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए ये भी मैं बताया था कि किसको गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। आपको मैं पीछे सारे आपको मैं डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ कंपटीटर्स आप जाके आप एक बार उस पे विज़िट कीजिए, उस एमसीक्यू को देखिए, और देखने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि हाँ, सर ने कितने अच्छे से करवाया है और ये क्या बेनिफिट है। जो आपका 72 जो आने वाला बीपीएससी है, उस एग्ज़ाम में भी होगा। अभी एईडीओ वाला भी एग्ज़ाम जो होगा, जो अभी पोस्टपोन होने का बहुत ही आशा है, क्योंकि ये जनवरी में एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। लेकिन बिहार दरोगा जो है एसआई का, आपका एग्ज़ाम आपका 18 से या 18 एंड 21 को दोनों पालियों में होगा। आपका और जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस में भी जो एग्ज़ाम आने वाली है, उनके लिए भी आपको बेनिफिट होता है होगा इससे। तो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, किस स्थिति पे? क्योंकि राजनीति में स्थिरता के कारण, ये भी सही है, कला विज्ञान की उन्नति के कारण है, आर्थिक समृद्धि के कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए ये 69वीं बीपीएससी को में पूछा गया है, इल्तुतमिश ने किसे राजधानी बनाया था? तो ये तो दिल्ली को बनाया था। देखिए दौलताबाद जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, याद है ना कि दिल्ली से दौलताबाद किया था। मैंने आपको पूरे डिटेल में आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी आपको करवा चुका हूँ। 17वीं बीपीएससी में भी फिर क्या पूछा है? 8वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करवाया था? तो ये हरिहर और बुक्का, ये जो महान ये शासक बने थे, कृष्णदेव राय विजयनगर का महान शासक थे कृष्णदेव राय, और इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अकबर नामक के लेखक कौन था? देखिए 71वीं बीपीएससी में पूछ दिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अबुल फजल। अ, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू लिया था, उसमें मैं अच्छे से करवाया हूँ। देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछ दिया था कि ये अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, 1993 में किया था, ठीक है? बहुत अच्छे से मैंने डिटेल इनके, लॉर्ड वेलेस्ली के जो सहायक समिति के आपका जनक कहलाते हैं, और आपका लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लाया था, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल, ये मैं आपको पूरे डिटेल में आपको मैं करवा चुका हूँ। ओके, तो आप प्लीज़ एक बार जाए कि गए आप वो एमसीक्यू वाले क्लास आप जरूर देखें।
अब देखिए 11 में 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? देखिए 17वीं बीपीएससी में पूछा तो बाबू वीर कुँवर सिंह, ये कुँवर सिंह हो जाएँगे। ये भी मैं आपको बारे में जगदीशपुर के आरा के रहने वाले थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे? तो झांसी से किए थे। तात्या टोपे का कानपुर से किए थे। आपका बेगम हज़रत महल आपका लखनऊ से किए थे। मैंने पूरे डिटेल में आपको ये 1857 का बहुत ब्रॉड मतलब ये जो है ये क्वेश्चन मैं आपको आपका विश्लेषण इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में। देखिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना भी उसी टाइम में हुआ था। ओके, आप जाके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? तो ये भी मैं करवा चुका हूँ। देखिए 69वीं बीपीएससी में आया है, तो ये बंगाल विभाजन के ना इसका फुल डिटेल मैंने करवाया था। 1905 में आया था, इसी के कारण स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था 1905 में, जो पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया था बंगाल को। किसके बेसिस पे? प्रशासनिक का मतलब आपको प्रशासनिक और शासनीय में जो असुविधा होता था उसका हवाला देते हुए लॉर्ड कर्जन कर्जन के द्वारा ये क्या करा गया था, विभाजन को घोषणा किया गया था। आपको बताना होगा कि मतलब ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को मतलब ये लागू हो गया था। मैं अब अच्छे से आपको डिटेल्स में करवा चुका हूँ। अब ये देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 17वीं बीपीएससी में हुआ था, तो 1931 में ये किसके किस लिए हुआ था? क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस समय ये हुआ था। मैंने पूरे डिटेल में आपको करवा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो क्लास था हिस्ट्री के एमसीक्यू में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये देखिए 71वें बीपीएससी में, ये 1942 में हुआ था। अब आगे देखते हैं, आगे आज का इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से कितने क्यू में हमारा जो पढ़ाया गया से कितना मतलब ये मिलता जुलता है। तो देखिए क्या है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये भी 69वीं बीपीएससी में आया था। तो इसमें कौन सा? गंगा है। कौन सा होगा? गंगा होगा। और भारत का भी ये सबसे लंबी नदी गंगा ही है। गंगा के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल बनाया कि देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो क्या होती है? आपका गंगा की शुरुआत होती है और ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार में किस दिशा की ओर बहती है? तो ये किस दिशा से किस ओर बढ़ती है? तो पश्चिम से पूरब चलती है, क्योंकि वेस्टर्न से आती है। उत्तर उत्तर से फिर ऐसे गया तो ये हुआ हमारे लिए वेस्ट और ये ईस्ट हुआ, क्योंकि ये बंगाल कहाँ है? पूर्व में है। और आपका यूपी हमारे लिए कहाँ पड़ जाता है? बिहार के लिए तो वेस्ट में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए राजगीर की पहाड़ी किस चट्टाने से? देखिए कांतरित चट्टान हो जाएंगे कि यहाँ पे कांतरित चट्टानों के बारे में ही मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से मैं वहाँ पे करवाया हूँ, तो जे जाके आपको ज्योग्राफी का एमसीक्यू आप एक बार जरूर देखिए। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? देखिए 71वें बीपीएससी में पूछा, तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पे नदियों में क्या हो जाता है? गाद जम जाता है। और सबसे बाढ़ का कारण क्या बनता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। आपको आपको जाके ज्योग्राफी क्लासेस में देखना चाहिए। और ये देखिए कोसी नदी को, ये भी बहुत बार बार मतलब आया है ये क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है कि बार बार अपना मार्ग बदल देता है। तो आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ज्योग्राफी का? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 69वें बीपीएससी में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो हमारा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। आप एक बार सुंदरबन डेल्टा आप वहां पे भी जाके ज्योग्राफी क्लास में देखिएगा, इसका मैंने फुल डिटेल मैंने करवाया है कि यहाँ सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है कहाँ? सुंदरबन। ये कहाँ है आपका? आपका वेस्ट बंगाल में है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। बहुत सारे मैंने आपको कंसेप्चुअल आपको वहाँ पे मैं बता चुका। देखिए अल नीनो का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसके अल नीनो के बारे में भी मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे इसका प्रक्रिया क्या होता है। तो ये मैंने करवा दिया। इसका असर क्या पड़ता है? मानसून है, ये जब आती है तो मानसून हमारा बिगड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो देखिए कौन सा नदी हिमालय से निकलती है, आपको कल ही बोले थे कि नेपाल से भी जो है कि गंडक निकलती है, नारायणी, नारायणी जिसको बोला जाता है, मैंने क्वेश्चन करवाया था ज्योग्राफी में, नारायणी कहा जाता है। तो नारायणी के बारे में भी आपको मैंने बता चुका हूँ। तो आपको गंडक कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। कहाँ से? हिमालय से। बाकी ये अलग अलग जगह से, हिमालय से इन लोग नहीं निकल, नर्मदा, गोदावरी, तापी, ये सब हिमालय से नहीं निकलती है। अगर नदियों के बारे में भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जाके एक बार ज्योग्राफी में चेक कीजिएगा। देखिए भारत में 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9th नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो 71वीं बीपीएससी में ये पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? आपका मासीनाराम है। कौन? मासीनाराम। कहाँ? मासीनाराम है। हाँ, मासीनाराम है। आपका ये भी मैंने करवा चुका हूँ। अब देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद होना चाहिए कि मतलब इसके बारे में, तो झारखंड है, यूपी है, आपका एमपी है, आपका गुजरात है, आपका छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल, ये सब आपका जो है कर्क रेखा से गुजरती है। तो आपको मैंने वहाँ पे फुल डिटेल में आपको करवा चुका हूँ, आप एक बार जरूर जाके देखिएगा। देखिए भारत का मानक समय किस देशांतर पर, ये भी आ चुका है बीपीएससी में। तो कहें 22.5 डिग्री, जो तीसरे जो कि मिर्जापुर, नैनी में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। सुंदरबन डेल्टा, देखिए फिर से आ गया। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन आज का चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ज्योग्राफी का? तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? ये आपका कब आया है? आपका इसी पिछले साल में, आपका जब बीपीएससी हुआ था ना, तो उस समय ये पूछा गया था, मतलब 71वीं बीपीएससी में ही पूछा गया, इसी साल, जो अभी 25 ही चल रहा है ना, इसी साल। तो इसमें कौन सा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य है? 14 में क्या कहता है, पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? पठार का प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपका यहाँ क्या है, समतल उच्च भाग। समतल पठार के बारे में भी मैंने आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यू में बता चुका हूँ, पूरे डिटेल से मैं बताया हूँ। तो प्लीज गाइज, प्लीज कंपटीटर, आप जाके एक बार मेरा एमसीक्यू क्लासेस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नदी में कौन सा नवीकरणीय साधन है? निम्न में कौन सा नवीकरणीय साधन है? निम्न में कौन सा नवीकरणीय साधन है? तो रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है? तो हमारा क्या होगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। अभी पीछे ही पढ़े थे कि सोलर विंड जो होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा होता है। ये भी पवन ऊर्जा भी है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो पवन ऊर्जा, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से पूरे डिटेल से मैंने आपको ज्योग्राफी के क्लासेस में पीछे जो भी एमसीक्यू हुए हैं, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी कैसा है, क्या है, हिस्ट्री के बारे में आपकी जो भी मैंने अभी पीवाईक्यू करवाया हूँ, लमसम आपको 45 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया था, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आप प्लीज़ आप मेरे एक बार एमसीक्यू जितनी भी जो प्रीवियस एमसीक्यू क्लासेस हैं जो पहले करवा चुका हूँ मैं, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए मोस्ट मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ गाइस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।